नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ा डिवीजन यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ गई हैं। 4 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसी बार अच्छा परफॉर्मेंस देकर और सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये भी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम जो है कम से कम 3 महीने पहले से इसको टारगेट करते हुए ये सीरीज चला रहे हैं। डेली 8 बजे प्रैक्टिस सीरीज जीएस और जीके की। तो इसमें पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया जाता है, साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न है जो आ सकते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से प्रश्न कैसा बन रहा है, कैसा फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप प्रैक्टिस सेशन से जुड़ें और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। और जो यहां पर डिस्कशन में बताया जा रहा है आपको, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को अगर वो आपने पढ़ी नहीं है तो पढ़ी है, आपके नोट्स में है तो कोई बात नहीं। अगर आपके नोट्स में कोई पॉइंट मिस है जो यहां बताया जा रहा है आपको, उसको आप अपने नोट्स के साइड में नोट कर लें आप उसको। ठीक है, तो मैं प्रेमपाल सिंह शुरू करता हूं आज की क्लास है आपके सामने। पहला प्रश्न देखिए, राइट टू वोट इन इंडिया, भारत में वोट देने का अधिकार है क्या? क्या भारत में वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? क्या वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, या एक नेचुरल राइट है, या कानूनी अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है बताओ? कानूनी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है? अब देखो, संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, कानूनी अधिकार है। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आप वोट दें। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आप वोट दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। एक कुलदीप नायर का केस आया था। कौन सा वाद आया था? कुलदीप नायर केस आया था एक सुप्रीम कोर्ट में। 2009 की बात है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो वोट देने का अधिकार है वो आपका कानूनी अधिकार में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। मौलिक अधिकार आपको पता ही है, सिर्फ 6 हैं जो मौलिक अधिकार हैं। अभी बीच में 2002 में आर्टिकल 21A जोड़कर आर्टिकल 21A नया जोड़ा और इसमें राइट टू एजुकेशन को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया है। राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। प्रॉपर्टी वाला जो मौलिक अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, याद रखेंगे। तो वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनेश गोस्वामी कमिटी वाज कनेक्टेड विथ, जो दिनेश गोस्वामी समिति है उसका संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी कमेटी का संबंध किससे है? क्या डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो सरकारी बैंक है उनको प्राइवेटाइज करना या डी नेशनलाइज करना, इससे संबंधित है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण या इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार से संबंधित है? या स्टेप्स टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को कम करने के लिए एक कदम है? या चकमाओं की समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ चकमा, है ना, चकमा की समस्या से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है दोस्त भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म से। तो किससे संबंधित है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी कि चुनावी सुधार। अब चुनावी सुधार में क्या? चुनावी सुधार में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें ये आपका फंडिंग, लोकसभा के चुनाव में फंडिंग से रिलेटेड है। लोकसभा के चुनाव में जो चंदा देना होता है, चंदा देते हैं लोग, उससे संबंधित है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे इसको, दिनेश गोस्वामी कमेटी, भूलना नहीं है। दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। ठीक है भाई। अभी ये बताओ, देखिए बहुत सारी कमिटीज हैं, जैसे कि नरसिम्हन कमेटी का संबंध किससे है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, ये कमेंट करके बता दीजिए। दूसरा, उदय कोटाक समिति किससे संबंधित है, उदय कोटाक समिति किससे संबंधित है, कोटाक समिति या कमेटी कहेंगे, किससे संबंधित है। तीसरा, तीसरा जो है आपका ये स्वर्ण सिंह कमेटी किससे संबंधित है, स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, ये सभी के आंसर देना है आपको। चौथा, सापरू कमेटी किससे संबंधित है, सापरू कमेटी किससे संबंधित है, इन सबके जवाब दे दो, है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इन कमेटी से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। कोड आपके सामने ये दिए हुए हैं, ABCD। ठीक है, देखते हैं। ये आपके यात्री यानी कि उस देश से जो बाहर से आए और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये मैच करना है आपको, ये मैच करना है आपको। 23rd क्वेश्चन है आपका, तो देखते हैं क्या है। वास्को डी गामा कहां से आया था, वास्को डी गामा कहां से आया था, तो पुर्तगाल से आया था, पता है हमें। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा के बारे में हम जानते हैं, है ना। ये पुर्तगाली व्यक्ति था, पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो समुद्री रास्ते से भारत में आया था। कब आया था, मई 1498 में, मई 1498 में ये पुर्तगाल से भारत आता है और मसाले ले जाता है और अपने देश में जाके 60 गुना प्रॉफिट कमाता है। ठीक, वास्को डी गामा कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था, कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था ये, है ना। और ये कालीकट बंदरगाह कहाँ है, केरल में है, केरल में है। और केरल में उस समय राजा हुआ करता था, राजा जमोरिन। कौन, राजा जमोरिन। तो उसने मसाले ले जाने का अनुमति दे दिया इसको। ठीक है, वास्को डी गामा तो पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से आया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से आया था। कहां से आया था, स्पेन से आया था क्रिस्टोफर कोलंबस। और कैप्टन कुक, कैप्टन कुक कहां से आया था, ग्रेट ब्रिटेन से आया था। और तस्मान ये कहां से आया, हॉलैंड से आया, हॉलैंड नीदरलैंड, हॉलैंड से आया। ठीक है, नीदरलैंड, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, जो नीदरलैंड से हॉलैंड आया था, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 2143, 2143। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखें, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। भारत में पहला वो यूरोपियन कौन सा था जो व्यापार के मकसद से आया था, व्यापार करने के लिए आया था। पहला यूरोपियन व्यक्ति जो भारत में व्यापार करने के मकसद से आया था, तो ये तो हमें पता है अच्छे से, ये तो हमें अच्छे से पता है कि कौन आया था, तो पुर्तगीज आया था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहली बार भारत में आया था। और ये यूरोपियंस कंपनी जितनी आई, चाहे हम अंग्रेजों की बात कर लें, चाहे हम अंग्रेजों की बात कर लें, या हम जो है नीदरलैंड वालों की बात कर लें जो नीदरलैंड से आए थे, चाहे हम डेनमार्क वालों की बात कर लें जो डेंस थे, डेनमार्क वालों की बात कर लें, या हम फ्रांसीसी की बात कर लें, फ्रांसीसी की बात कर लें, है ना।
तो डच, ब्रिटिशर्स, डेंस, फ्रांसीसी, तो ये कोई भी हो, ये सब यूरोपियन कंपनीज थी जो भारत में आई व्यापार के मकसद से। उसमें पहला आया पुर्तगाली आया। और लास्ट में ध्यान रखना, जो गोवा जगह है, गोवा, भारत में जो गोवा है, ये 1954 तक पुर्तगालियों के कंट्रोल में थी। 1954 तक ये पुर्तगालियों के अधिकार में थी, पुर्तगालियों के अधिकार में थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये पुर्तगालियों के अधिकार में थी। अब डेंस तो पहले चले ही गए थे, खैर, है ना। ये आपके 1948 45, हाँ 45 में सभी प्रॉपर्टी बेच के और सभी फैक्ट्रीज बेच के अपना निकल गए थे, ब्रिटिशर्स को बेच दिया था। यहां ध्यान रखेंगे पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। आगे बात करें हम, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसी हुई है? कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसी हुई है दोस्तों? जल्दी से बता दो फटाफट से। तो वो लद्दाख और जांस्कर ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल ग्रेट हिमालयाज और जांस्कर और काराकोरम और लद्दाख। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बसी हुई है? फटाफट से बताओ भाई। तो पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी और ग्रेट हिमालय की पर्वत श्रेणी, इनके बीच में कश्मीर घाटी बसी हुई है। ये देखो आप, यहां देखो, ये तो रेंज हो गई आपकी पीर पंजाल रेंज, और ये जो रेंज है वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, अब इसी के बीच में ये है कश्मीर घाटी। ये क्या है? ये है कश्मीर वैली। तो एक तरफ तो ग्रेट हिमालयन रेंज है और दूसरी तरफ पीर पंजाल रेंज है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसी हुई है कश्मीर की घाटी। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दो भाई। तो अनाईमुड़ी और डोडा बेटा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की। ठीक है, ये देखो अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 262,695 meters. It is located in the इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, इडुक्की जो जिला है केरला का, वहां पे है। ठीक है, और दादा बेटा की बात करें तो 2637 मीटर है, अमरकंटक 1065 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, सबसे ऊंची? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी चोटी हो गई। ठीक है भाई। Which one of the following lies at the junction of कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु? वो कौन सी जगह है जो केरल के केरल और आपका कर्नाटक, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु इनके जंक्शन पर अवेलेबल है, इनके जंक्शन पर अवेलेबल है। कौन सी है? अनामलाई हिल्स, नांदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स आंसर होगा इसका। ये देखो ट्राई जंक्शन, तो इधर यहां देखो येलो कलर में तो आपका कर्नाटका है, तमिलनाडु ये चॉकलेटी फ्लेवर है आपका, है ना, और ये केरल है व्हाइट वाला। ठीक है, तो यहां पे है आपका नीलगिरी, ट्राई जंक्शन पे बसा हुआ है नीलगिरी। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखें, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है दोस्त? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? तो वैश्वीकरण वैश्विक व्यापार ब्लॉकों का निर्माण करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारों में बाधाओं को दूर करता है, दुनिया में एकल मुद्रा की शुरुआत करता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को दूर करता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरा विश्व एक गांव है, वैश्वीकरण का मतलब है पूरा विश्व एक गांव है। होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो अब पूरा विश्व एक गांव है, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में व्यापार करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई बाधा नहीं। जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो देश आपस में अलग अलग थे
और कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करता था, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन का समय आया तो होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टुगेदर, पूरा विश्व एक दूसरे के साथ आपस में दूसरे देशों के साथ कनेक्ट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला और उसके साथ ही जो ट्रेड बैरियर थे, जो बॉर्डर बैरियर्स थे, व्यापार करने में जो बाधाएं थी वो खत्म हो गई, है ना, आयात निर्यात बहुत अच्छे से होने लगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है तभी तो इंडिया में एफडीआई की मात्रा बढ़ी है, एफडीआई बहुत आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आया है इंडिया में। जब से इंडिया में 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई, पीवी नरसिम्हा राव जी ने की, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद से एफडीआई के थ्रू जो पैसा आ रहा है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो आ रहा है, उसमें निवेश बढ़ा है, उसमें पैसा लगाया है दूसरे देशों के लोगों ने। ठीक है, अभी देखो आप, एफडीआई बहुत जरूरी है देश के लिए। जब तक दूसरे देश की कंपनीज भारत में नहीं आएंगी तो लोगों की रोजगार की समस्याएं खत्म नहीं होंगी और देश में पैसा भी आना बंद हो जाएगा, डॉलर की मात्रा कम हो जाएगी, कंपनीज नहीं आएंगी तो सरकार को प्रॉफिट, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा कंपनीज से, है ना। अभी देखो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो जापान गए हुए हैं इन्वेस्टर मीट के लिए, कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ जाए जापान से। जापान की एक कंपनी है हेलेंस्की करके, तो उससे मीटिंग हो रही है उसके बोर्ड से, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो इसी सिलसिले में बात हो रही है। तो इंडिया तो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लेवल पे बात करता ही है, साथ ही साथ स्टेट भी अपने लेवल पे बात करते हैं अपने राज्य में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए, विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में बुलावा देने के लिए, और उन्हें प्रॉमिस भी करते हैं ये लोग कि हम आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपको बिजनेस करने के लिए जरूरी चीजें हैं, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, वो हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है एफडीआई को अट्रैक्ट करने में, यूं ही नहीं कोई एफडीआई को अट्रैक्ट कर पाता। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखें। रिसेंटली विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड पिंक अलार्म सिस्टम? पिंक अलार्म सिस्टम हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है वोमेन सेफ्टी के लिए? वोमेन सेफ्टी के लिए सरकार में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में। तो वो कौन है भाई? तो वो मध्य प्रदेश है क्या? मध्य प्रदेश है क्या? बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश ने पिंक अलार्म सिस्टम शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए दोस्त? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इन इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड नाउ वर्क्स अंडर विच? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB। FIPB देखो, अभी हम FDI की बात कर रहे थे, FIPB क्या करता है? विदेशी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करता है, कोशिश करता है विदेशी निवेश भारत में आए। लेकिन सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि FIPB, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन ये FIPB काम करता है, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी आपको। तो FIPB काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब देखिए फरवरी में बजट आने वाला है आपका, स्टार्टिंग में फरवरी 2025, यानी कि 1-2 दिन में बजट आ जाएगा आपका, 2-3 दिन में। तो जो बजट आएगा आपका, जो बजट आएगा आपका, कौन सा आएगा ये बजट? 2025-26 वाला बजट आ जाएगा, 2025-26 वाला बजट आ जाएगा। अब ये जो बजट है इसे बनाता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। तो ये बनाता है, और ये जो बजट है, ये बजट एक मनी बिल होता है,
ये बजट एक मनी बिल होता है, ठीक है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है ना, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है। और मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल 109 बताता है। अब कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, ये बताने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही उसे डिफाइन करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर होती है, तो आर्टिकल 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर होती है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक और काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है देश के लिए। फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, क्या बनाती है, राजकोषीय नीति बनाती है। क्या होता है बेटा ये राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति होती है आपकी सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्या होती है, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सरकार की आय और व्यय नीति, ठीक, ध्यान रखना है इसको। अब फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, तो फिस्कल पॉलिसी जैसी ही एक पॉलिसी होती है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कौन बनाता है, ये आरबीआई बनाती है, आरबीआई बनाती है, ठीक। आरबीआई की अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एमपीसी, इसकी मीटिंग हर 3 महीने में होती है, हर 3 महीने में होती है मीटिंग इसकी, और हर 3 महीने में बाजार को ऑब्जर्व करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, इनमें जो परसेंट का बदलाव है, प्रतिशत का बदलाव है, वो कर सकती है 3 महीने में। जब ऑब्जर्व करती है मार्केट को तो देखती है क्या जरूरत है बदलाव करने की या नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बदलाव कर सकती है, और मंदी आ रही है तो बदलाव कर सकती है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, निश्चित नहीं होते ये सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हर 3 महीने में बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बदलेंगे ही, लेकिन बदल सकते हैं। आप निश्चित नहीं मान सकते इनको, आप इनको निश्चित नहीं मान सकते। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, बस यही कहूंगा मैं, मेहनत करते रहिए बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत करते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए, निरंतर प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज आपने पढ़ाई कर ली फिर 2 दिन छुट्टी कर ली, नहीं, कितना भी पढ़ें आप, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बहुत आवश्यक है सफलता के लिए, ठीक है भाई। तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे, इसी प्रॉमिस के साथ विदा ले रहा हूं कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से एग्जाम देना है आपको 4 तारीख से, जिनके एग्जाम है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें इन दिनों में, नया चीज पढ़ने से बचें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।